नमस्कार दोस्तों, बिहार इतिहास के भाग 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विकास बिहार में नहीं था। मतलब बिहार के जो पश्चिम में यूपी है, यूपी में एक जगह है दाइमाबाद, यहीं तक ही सीमित रह गया था। हड़प्पा सभ्यता बिहार में प्रवेश नहीं कर पाया था। भारत में लगभग 13 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, इतना में फैला हुआ है ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो इतना एरिया में फैला हुआ है। तो जैसे इसका हम लोग चौहद्दी के बारे में जानेंगे। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है, उसका नाम है मांडा। तो उत्तर में हो गया मांडा। दक्षिण में यहाँ पे आइए, तो दक्षिण में एक जगह है दैमाबाद उसको बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में एक दैमाबाद जगह है, यहाँ तक है। पूरब में यही आलमगीरपुर यूपी वाला हो गया, आलमगीरपुर यूपी वाला। और ये जो पश्चिम में है सूतका गेंडोर तक फैला हुआ है पूरा एरिया। भारत में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक एरिया फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में आर्य बिहार में प्रवेश नहीं किए थे। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे लगभग 2500 से 2600 लगभग इतना ईसा पूर्व वाला जो काल है, माना जाता है कि यही काल में ये हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हुआ था। और 2500 से लेके फिर 1750 तक इसका जो विनाश शुरू हो गया था। मतलब बहुत सारा कारण बताया जाता है, मौसम परिवर्तन बताया जाता है, कोई बोलते हैं कि बाढ़ के कारण ऐसे हुआ, इसका पतन हुआ। बहुत सारा कारण है और बहुत सारा कारण, लेकिन इसका पुख्ता अभी वैसा कुछ प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसलिए बस अनुमान पर ही आधारित है। अच्छा, तो इतना से इतना तक के इसका पतन होते गया। नेक्स्ट, और क्या हुआ कि 1750 से 1000 ईसा पूर्व जो ये वाला पीरियड है, इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक। मतलब कि 2500 से 2600 के लगभग में जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रहा था। अच्छा, और 26 से 2500 से 1750 तक इसका जो विनाश शुरू हो गया और यहाँ तक लगभग ख़त्म हो चुका। उसके बाद यहाँ से लेके 1750 लेके 1750 से 1000 ईसा पूर्व के ये जो पीरियड है, इसको बोलते हैं ऋग वैदिक। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के पीरियड है, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आगे ये काम देगा। आगे देखिए, कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में आर्य बिहार प्रवेश नहीं किए थे। मतलब 1750 से 1000 के बीच में कह रहा है। ऋग्वेद में कीकट बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया, बीपीसी का एग्जाम में। ऋग्वेद में कीकट नामक स्थल का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान बिहार के रूप में किया गया। उत्तर वैदिक काल में पहली बार आर्य बिहार में प्रवेश किए थे। मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व के लगभग में आर्य बिहार में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट, कह रहा है सर्वप्रथम यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब कि शतपथ ब्राह्मण, हर वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता था, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। तो इसी में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण के ही अनुसार आर्य के राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुल संघ के साथ गंडक नदी, जिसको सदा नीरा
भी कहते हैं, वहाँ निवास किए थे। इस वंश के अगले शासक मिथिजनक हुए, और मिथिजनक जो थे इन्हीं के नाम पे मिथिला क्षेत्र का नाम पड़ा, जो वर्तमान में तिरहुत परमंडल है। तिरहुत परमंडल मतलब कि ऐसे समझिए इसको, जैसे ये बिहार, मान लीजिए ये बिहार है, तो ये जो बिहार अगर है तो ये वाला एरिया है, जैसे ये हो गया पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, और इधर जो ये सब एरिया हो गया मुजफ्फरपुर, और इधर वैशाली भी हो गया। तो ये जो वैशाली छोड़ के इधर वाला जो एरिया है, ये वाला यही सब कहलाता है मिथिला का क्षेत्र। ये सब मिथिला का क्षेत्र हो गया। अच्छा, तो यही जो मिथिला का क्षेत्र है, यही जो तिरहुत परमंडल, आज इसको कहते हैं तिरहुत परमंडल। इसका मुख्यालय पूछे, तिरहुत परमंडल के जिला मुख्यालय, तिरहुत परमंडल का जो मुख्यालय हो गया वो हो गया यही मुजफ्फरपुर में तिरहुत परमंडल का मुख्यालय हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तिरहुत परमंडल के बारे में जान चुके। नेक्स्ट मतलब तिरहुत परमंडल के प्राचीन नाम मिथिला, और मिथिला किसके नाम पे पड़ा, तो मिथिजनक के नाम पे पड़ा। अच्छा, इसी वंश के 25वें शासक शीर्ध्वज जनक मतलब राजा जनक जी, जिनका नाम सुनते हैं सीता जी के पिताजी, उनका पूरा नाम है शीर्ध्वज जनक। तो शीर्ध्वज जनक जिन्हें हल चलाते समय सीता मतलब जानकी की प्राप्ति हुई थी। मिथिला और वैशाली दोनों मिलके बज्जी संघ का निर्माण किए। यानी बज्जी संघ में मिथिला, जो अभी मिथिला का क्षेत्र बताए थे जो तिरहुत परमंडल वाला, और उसके नीचे जो वैशाली जो डिनोट किए थे, जो इस सब मिल जाएगा तो उसी को बोलेंगे बज्जी संघ। तो वो बज्जी संघ का निर्माण किए और उसका राजधानी वैशाली बना। और कह रहा है कि 1 मिनट और छोटा कर लेते हैं इसको हम लोग, और कह रहा है कि विश्व का पहला राजधानी वैशाली बना। विश्व का पहला राजधानी बोलेगा तो वैशाली। और एक और गर्व इसको प्राप्त है कि विश्व का पहला गणतंत्र भी वैशाली, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, और पहली राजधानी भी वैशाली। नेक्स्ट अंग क्षेत्र के बारे में, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग क्षेत्र कहलाता था। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र अंग क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र अंग क्षेत्र। नेक्स्ट अंग क्षेत्र की स्थापना राजा अंग ने किया। अंग क्षेत्र की स्थापना राजा अंग ने किया था। और राजा अंग जो थे, राजा अंग बलि एक राजा थे, उनका 6 पुत्र थे। वही 6 पुत्र में से एक पुत्र थे राजा अंग। राजा अंग के पिता हो गए राजा बलि, और राजा बलि के 6 पुत्र, उनमें से एक हो गए राजा अंग। और राजा चंप के द्वारा चंपा नगर की स्थापना हुआ, जो अंग क्षेत्र की राजधानी बना। मतलब अंग की राजधानी चंपा। अंग क्षेत्र के राजा आदिरथ को लकड़ी के बक्से में तैरता हुआ कर्ण मिले थे। वही कर्ण जो कौरवों की तरफ से लड़े थे, वही आदिरथ राजा को लकड़ी के बक्से में नदी में मिले थे राजा कर्ण, जो बाद में राजा हुए थे कर्ण। अंग क्षेत्र राजा कर्ण का क्षेत्र भी कहलाता है। अंग क्षेत्र राजा कर्ण के क्षेत्र कहलाता है। कर्ण महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़े और वह मारे गए। उनका पुत्र वृषसेन शासक बने। वृषसेन किनके पुत्र थे? राजा कर्ण के पुत्र थे। और सब कहाँ के बात हो रहा है? सब अंग क्षेत्र के बात हो रहा है। अंग क्षेत्र का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट मगध के बारे में हम लोग जानेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के लिए किक्कट प्रदेश का उल्लेख मिलता है। किक्कट याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम मगध की चर्चा ऋग्वेद में होता है। मगध की चर्चा सबसे पहले कौन सा वेद में? तो ऋग्वेद में होता है। मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ। मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ। बृहद्रथ सबसे प्राचीनतम राजवंश हो गया।
अब मगध की चर्चा सबसे पहले कौन सा अगर पूछे कि वेद में, तो अथर्ववेद में। अच्छा, और मगध क्षेत्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो कीकट प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट, बृहद्रथ वंश। चेदी के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने सर्वप्रथम गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। गिरिब्रज, जिसको आधुनिक युग में राजगीर बोलते हैं, तो राजगीर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, तो बृहद्रथ ने बनाया। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। अभी जाइएगा वहाँ राजगीर में तो जरासंध का एक अखाड़ा भी मिलेगा देखने को, अभी भी उसका अंश सुरक्षित रखा गया है। तो बृहद्रथ का पुत्र थे जरासंध। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध थे। जरासंध के दामाद मथुरा के राजा कंस थे। जरासंध के जो दामाद थे, जो मथुरा के राजा कंस थे, जो कृष्णा के मामा जी थे, कृष्णा जी के। जरासंध की हत्या भीम ने कृष्ण के इशारे पर कर दिए थे। जरासंध के बाद उसका पुत्र वासुदेव शासक बना। वासुदेव, जरासंध के बाद वासुदेव शासक बने थे। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। ये पूछता है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय, उसकी हत्या कौन, तब पुलिक करवा दिए थे। पुलिक ने किया, पुलिक किए थे। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय, रिपुंजय की हत्या कौन, तब पुलिक ने किया। पुलिक की हत्या, फिर पुलिक की भी हत्या हो गया। पुलिक की हत्या भातीय, पुलिक की हत्या किए भातीय अपने पुत्र बिंबिसार को मगध का शासक बनाया। मतलब कि भातीय पुलिक की हत्या कर दिए और बिंबिसार को मगध का शासक बना दिए, बिंबिसार को। 6ठी सदी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में कुल 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ। 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में है। 16 महाजनपद जो निर्माण हुआ था, उसमें 3 महाजनपद बिहार में है। तीनों के बारे में देखते हैं हम लोग कौन कौन है। तो पहला है वैशाली, वज्जी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी हो गई वैशाली, वज्जी के वैशाली। अच्छा, और कौन सा क्षेत्र वर्तमान में यह है, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी का क्षेत्र है, वो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। राजधानी वैशाली। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, अंग के चंपा, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता था इसके अंतर्गत। मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसको राजगीर भी बोलते हैं अभी वर्तमान में। और उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था, गया, पटना का जो वर्तमान क्षेत्र है ये इसमें आता था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। हर्यक वंश, पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। इसका एक ट्रिक है, अगर मगध साम्राज्य के बारे में पूछे तो जितना भी वंश है उसका एक ट्रिक है, हसीन, माशुक, सात, हसीन, माशुक, सात। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्ना वंश, सातवाहन वंश। सीरियल नंबर से एकदम है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हर्यक, सबसे लास्ट में यहाँ पे सातवाहन वंश। ये सब मगध साम्राज्य के बारे में है, सब मगध शासक थे, मगध साम्राज्य के अंतर्गत थे। नेक्स्ट, तो हर्यक वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, सॉरी, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। मगध का पहला शासक जिसने अस्थायी सेना रखा, इसमें यही जो थे राजधानी गिरिब्रज, मतलब राजगीर ले गए थे। कौन, तो बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो राजगीर में। और सबसे पहले अस्थायी सेना किसने रखा, बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मादत्त की हत्या कर दिए और अंग को मगध के साम्राज्य में मिला लिए, और अंग का उपराजा कुनिक, मतलब जो बाद में अजातशत्रु बना, इसको बनाया। अजातशत्रु के नाम से कुनिक जाना जाता है। अच्छा, और ये बिंबिसार हत्या कर दिए थे किनको, ब्रह्मादत्त को। इतना हत्या हुआ है हर्यक वंश में कि, और अपने पुत्र अपने पिता की हत्या करके शासक बना है, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे
वैसे ऐसे सीरियल नंबर से हत्या करते गया है और शासक बनते गया है। तो यहाँ से शुरू हो गया हत्या करना। अब बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार थे जो वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति को मजबूत किए थे। पहला विवाह किए थे कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से, इसमें दहेज में वार्षिक किराया 1 लाख रुपया मिलता था इनको। 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा था उस समय के लिए। दूसरा विवाह बाजी संघ के लिच्छवी के राजा चेट्टा की पुत्री चेलना से हुआ, दूसरा विवाह। तीसरा विवाह माद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से। इतना आसपास के क्षेत्र जो इनको लगता था कि हमारे लिए खतरनाक है, उस वहाँ पे वैवाहिक स्थिति को से क्या करते थे कि अपना क्षेत्र में अपना समन्वय स्थापित करते थे और इनका आसपास जो पड़ोसियों से जो डर नहीं रहता था और काफ़ी साम्राज्य को अपने में मिलाए और काफ़ी मगध को काफ़ी उत्कर्ष की ओर ले गए। बिंबिसार का राजवैद जीवक था। पूछता है बिंबिसार का राजवैद जीवक, जीवक किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों है, ये दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन था। पूछेगा कि गौतम बुद्ध के समकालीन निम्न में से कौन था? तो बिंबिसार भी और अजातशत्रु भी, ये दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट, अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या का शासक बना, इसे पितृहंता भी कहा गया। अजातशत्रु जो थे बिंबिसार की हत्या करके शासक बने, इन्हें पितृहंता भी कहा गया। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसमें 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में किए। मतलब कि अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ करवाया? तो राजगीर में। राजगीर में कहाँ? तो सप्तकर्णी गुफा में करवाया। अजातशत्रु शासक बनने से पहले अंग का उपराजा था। अजातशत्रु शासक बनने से पहले अंग का उपराजा बनाया था कौन? इनके पिता बिंबिसार। अजातशत्रु कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराए थे। अजातशत्रु जो थे जो कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराए थे। बिंबिसार खूब कोशिश किए थे कौशल को अपने मिलाने का, लेकिन कौशल कभी हारा नहीं था। फिर अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराया। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी गिरिब्रज को किलाबंदी किया। गिरिब्रज को किलाबंदी किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु ने गंगा और सोन के संगत पर सैनिक छावनी के रूप में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सबसे पहले जो अजातशत्रु जो कोशिश किए थे वो एक सैनिक छावनी के रूप में किए थे। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वरस्कार की सहायता से बाजी संघ में फूट डलवाया। बाजी संघ काफ़ी मजबूत था और बिना फूट डलवाए इसको हराना असंभव लगभग था। तो बाजी संघ में पहले फूट डलवाया मंत्री वरस्कार की सहायता से, और बाजी में मगध के साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर बाजी को जीतने के लिए अजातशत्रु ने महाशिला, कंटक और रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया था। बाजी को जीतने के लिए अजातशत्रु ने महाशिला, कंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियार का उपयोग किया था। नेक्स्ट, बाहुबली जो अभी मूवी आया था उसमें देखिएगा महाशिला, कंटक और रथ मूसल इसका उपयोग किया गया है। तो आगे देखिए, उदयन और उदयन, उदयन या उदयन दोनों एक ही हैं। तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र लेके चले गए उदयन। राजगीर से पाटलिपुत्र सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो उदयन बनाया। गंगा और सोन के संगत पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी यही किए थे। पाटलिपुत्र पहले एक सैनिक छावनी के रूप में स्थापना इनके पिताजी किए अजातशत्रु। उसके बाद ये क्या किए, जब पाटलिपुत्र अपने राजधानी को ही लेके चले गए, राजधानी को लेके चले गए और पाटलिपुत्र एक शहर बसाए। कौन? तो उदयन या उदयन। नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया।
चलिए, तो शिशुनाग ने हत्या कर दिया और एक नया वंश का स्थापना किया जिसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश स्थापित किया। शिशुनाग फिर क्या किया कि हर्यक वंश के अंतिम शासक था नागदशक, यही जो नागदशक थे इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किए थे। सही है। शिशुनाग ने कौशल और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। कौशल और अवंती दोनों काफ़ी मजबूत साम्राज्य था, दोनों को अपने में मिला लिया था शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर वैशाली कर दिया। ये पूछता है कि पाटलिपुत्र से वैशाली अपनी राजधानी को कौन ले गया, तो शिशुनाग। शिशुनाग था ये पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चल गया था अपनी राजधानी को। नेक्स्ट, कालाशोक। महापद्म नंद के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। कालाशोक वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। फिर क्या किया, ये वैशाली से फिर ही पाटलिपुत्र लेके चला आया कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना किया। कौन किया, तो महापद्म नंद ने किया। महापद्म नंद प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। ये गैर क्षत्रिय शासक था। कौन, तो महापद्म नंद। ये क्या हुआ था कि जितना भी शासक पहले बन रहा था तो सब क्षत्रिय था, और क्षत्रिय था, और ये सब अधिकतर जो शासक थे जो बौद्ध धर्म जैन धर्म में वो घड़ी चरम पर था, तो वही धर्म को अपना रहे थे। तो जो हिंदू धर्म था उसमें ह्रास हो रहा था हिंदू धर्म मानने वाले लोग में। और जो पंडित जी थे जो क्या थे, ये जो नंद वंश की स्थापना किए थे महापद्म नंद, ये पंडित जी थे। तो इनको हिंदू धर्म को बचाना था, तो हिंदू धर्म को बचाना के लिए ये क्या किए कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो थे नंदीवर्धन, इनकी हत्या कर दिए और नंद वंश स्थापित कर दिए। और ये पहला थे ऐसा शासक जो गैर क्षत्रिय थे, मतलब कि क्षत्रिय नहीं थे, पंडित थे। महापद्म नंद ने पंचाल कुरु कलिंग पर विजय प्राप्त किया। महापद्म नंद थे जो पंचाल कुरु कलिंग पर विजय प्राप्त किए, बहुत प्रतापी शासक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद ने सर्वछत्रांतक, एकराट, उग्रसेन इस सब उपाधि प्राप्त किए थे, धारण किए थे। याद रखिएगा, सर्वछत्रांतक, एकराट, उग्रसेन सब महापद्म नंद का उपनाम है इसे। नेक्स्ट, ये जो कुरु है, दिल्ली का पुराना नाम कुरु, और कलिंग है जो उड़ीसा का पुराना नाम है। याद रखिएगा, कुरु दिल्ली का और कलिंग उड़ीसा का। नेक्स्ट, घनानंद के बारे में जानिए। तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, और मगध इससे फिर बचा का बचा रह गया, क्योंकि घनानंद एक अयोग्य शासक था और यहाँ पे मगध को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन ब्यास नदी को उसकी सेना पार नहीं करने के लिए बोली, पार करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए फिर वो वापस चला गया और मगध बच गया। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश स्थापित किया। चाणक्य कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य थे, यही घनानंद को पराजित किए थे और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य और नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब चाणक्य का चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यूनानी साहित्यकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंडोकोटस शब्द का प्रयोग किया, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किया। बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। याद कर लीजिएगा, बिहार आने वाला प्रथम विदेशी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के वर्णन में पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा। मेगास्थनीज जो थे जो पाटलिपुत्र के क्या बोले थे, पोलीब्रोथा।
शब्द का प्रयोग किए थे पाटलिपुत्र के लिए अपना लैंग्वेज में। मेगास्थनीज के वर्णन से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे से बताएं मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र नगर की देखभाल के लिए 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। कुछ 30 हो गया, 6 गुना 3 6 गुना 5 30, 6 समिति और 5 सदस्य, तो कुल सदस्यों की संख्या कितना 30 हो गई। अच्छा, पहला शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, ब्याज पहाड़ समिति, वस्तु निरीक्षण समिति, कर समिति, ये 6 समितियां हुआ करती थी और सब समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे और कुल सदस्यों की संख्या 30 हुआ करती थी। बिंदुसार तो कह रहा है कि यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार का नाम मित्रोचेट्स मिलता है। बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र आने वाला विदेशी यात्री डायमेकस और डायोनिसस ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आया था पाटलिपुत्र में। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, बिंदुसार का बोला जाता है। अशोक उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में शासक बना था। 261 ईसा पूर्व में तो कलिंग पर आक्रमण किए और कलिंग युद्ध हुआ था और 269 ईसा पूर्व में फिर क्या हुआ कि अशोक शासक बने थे। नेक्स्ट, शासक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व ईसा पूर्व बोल दिए, ईस्वी होगा सर। शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में इसमें दिया हुआ है, ईसा पूर्व भी होगा। अशोक ने कलिंग युद्ध किया उसमें जिसमें उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह भेरी घोष की जगह पे धाम घोष अपना लिया था। भेरी घोष की जगह पे धाम घोष कलिंग युद्ध के बाद कौन अपनाए? अशोक। भेरी घोष के जगह पे धाम घोष अपनाए थे कौन? अशोक। आगे कह रहा अशोक की लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। अशोक की लिपि ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि की खोज टीफैंथलर जो थे ये ब्राह्मणी लिपि की खोज किए थे 1750 में। जेम्स प्रिंसेप 1837 में इसको पढ़े थे। ब्राह्मणी लिपि जो अशोक के ब्राह्मणी लिपि था उसको पढ़े थे कौन? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे? 1837 में। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए जिनमें बिहार में कोई भी स्थान इसमें नहीं आता है। 14 को जो बृहद शिलालेख है जो 8 स्थान से प्राप्त हुआ लेकिन बिहार में एक भी स्थान नहीं है। अशोक के 7 स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख तो 14 को ही है और 7 को स्तंभ लेख है, इसमें 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है, उसमें 3 बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। इसे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख है। लौरिया अरेराज अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख और रामपुरवा अभिलेख, ये तीनों प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तीनों प्राप्त हुए हैं चंपारण जिला से। अशोक ने गया के निकट बराबर के पहाड़े की गुफा में अजीबकों के रहने के लिए गुफा बनवाए थे कौन? अशोक। गया पहले था, ये जो क्षेत्र है बराबर ये अब गया में नहीं रहा, अभी जहानाबाद आवेगा, इसका आंसर तो हो जाएगा जहानाबाद, क्योंकि जहानाबाद के अंतर्गत अब आ गया है बराबर। भाबरू कह रहा भाबरू अभिलेख जो राजस्थान में है, अशोक ने स्वयं को मागधाधिराज कहा था। तो अशोक ने स्वयं को मागधाधिराज कौन सा अभिलेख में? तो भाबरू अभिलेख में। भाबरू अभिलेख कहाँ? तो राजस्थान वाला। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा था? तो मागधाधिराज। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। अशोक के समय कुल 5 प्रांत थे, इसमें पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बोधि वृक्ष के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, बोध गया में है। अशोक की पत्नी तिस्सरचिता ने पहली बार बोधि वृक्ष को कटवाया था। यही सबसे पहले बोधि वृक्ष को कटवाया था कौन? तो अशोक की पत्नी तिस्सरचिता। गोंड बंगाल का पुराना नाम, तो वहाँ के शासक थे शशांक। तो ये
बोधि वृक्ष के कटवाकर उसमें आग लगा दिए थे एक बार। सब हिंदू शासक थे ये सब, और हिंदू शासक थे, और जो बोधि वृक्ष है जो बौद्ध धर्म के प्रतीक है, इसलिए इसको हानि पहुंचाया गया था। तो आगे कह रहा है 1876 में प्राकृतिक आपदा में बोधि वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। एक बार 31 रचिता कटवाए थे, एक बार बोधि वृक्ष को कौन कटवाए, शशांक कटवाए, एक बार आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ 1876 में। 80 में क्या हुआ कि फिर कनिंगन के प्रयास से श्रीलंका से बोधि वृक्ष लाया गया, कहाँ, बोध गया। अब वर्तमान में जो है ये चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है जो वर्तमान में अभी है बोध गया में। कहाँ से लाया गया था ये जो वर्तमान में है जो, तो श्रीलंका से लाया गया था। तो यहीं से ले जाया गया था श्रीलंका, और श्रीलंका यहाँ जब ख़त्म हो गया तो श्रीलंका वाला जो था जो फिर यहाँ से लाया गया उसका अगला पीढ़ी का जो चौथा पीढ़ी का भी है। दशरथ के बारे में जानेंगे। तो अशोक के बाद उसका पोता दशरथ, अशोक जो दशरथ थे जो अशोक के पोता थे, अशोक के समान देव नाम पिए की उपाधि धारण किया और गया में नागार्जुन पहाड़ी की गुफा बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दान किया। तो गया नहीं, अब जहानाबाद में नागार्जुन पहाड़ी है, वहीं गुफा बना के आजीवकों को दान कर दिए थे। कौन, राजा दशरथ। कौन पहाड़ी में, नागार्जुन पहाड़ी में। कौन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। चलिए कहाँ, जहानाबाद में। कह रहे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करी शासक बने थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। इनके समय में ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। पुष्यमित्र शुंग के समय उनका पुत्र अग्निमित्र विदिशा के ऊपर आया थे, जिसने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराकर विदर्भ को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। पुष्यमित्र शुंग के समय हिंदी यवन मतलब इंडो ग्रीक का आक्रमण पाटलिपुत्र तक हुआ, जिसका नेतृत्व मीनांडर कर रहा था। इस आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने विफल कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग जब थे यहाँ के शासक, तो वही मीनांडर था, हिंदी यवन जो थे, हिंदी यवन माने इंडो ग्रीक, उसका आक्रमण हो गया था। नेतृत्व कौन कर रहा था, मीनांडर। ये हिंदी यवन आक्रमण किया था मीनांडर के नेतृत्व में। कहाँ, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किए थे, मतलब मगध पे आक्रमण किए थे, सॉरी, तब मगध पे आक्रमण किए थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग इसको विफल कर दिए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध याग किया, जिसमें पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। यानी पतंजलि किनके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और 2 बार पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध याग करवाया, और पुरोहित थे दोनों में पतंजलि। शुंग वंश की राजधानी 2 स्थानों पर थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। पुष्यमित्र शुंग के समय कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया और वहां से जिनसेन की मूर्ति वापस कलिंग लाया। जिनसेन की मूर्ति कलिंग लाया था फिर वापस। अग्निमित्र शासक बनने के पूर्व विदिशा का उपराजा था। अग्निमित्र शासक बनने से पहले विदिशा का उपराजा था। कालिदास ने अग्निमित्र और उसके प्रेम का मालविका के प्रेम कथा का उल्लेख मालविका अग्निमित्रम में किया है। कौन, तो कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक है कालिदास। किनका वर्णन, तो अग्निमित्र और उनके प्रेम का मालविका का के प्रेम कथा का। नेक्स्ट, भागवत या भागव्रत, भागभद्र। तो कह रहा है कि भागवत के समय हिंद यवन के राजा एंटियाल किट्स के राजदूत होलियोडोरस मध्य प्रदेश के बेस नगर मतलब जो विदिशा है वर्तमान में, यहाँ गरुड़ ध्वज स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, उसका हत्या करवा दिए थे वासुदेव कन्न। कन्न वंश के संस्थापक वासुदेव कन्न वंश के शासक ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। कन्न वंश के समय बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश इनके शासन क्षेत्र में रहा था। कन्न वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और मुख्यतः 4 शासक हुए। इसमें कौन कौन हुए,
वासुदेव कन्नब, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कन्नब का सत्ता सातवाहनों के कारण समाप्त हो गया। कुषाण, बहुत इंपॉर्टेंट, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कुषाण यूची कबीला से संबंधित थे। कुषाण यूची कबीला से संबंधित थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ और इस उपलक्ष्य में शाक संवत प्रारंभ किया गया। मतलब शाक संवत 78 ईस्वी। भारत सरकार कौन सा संवत मान्य करता है? तो शाक संवत या विक्रम संवत। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से बौद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और विचित्र मुर्गा प्राप्त किया था। कनिष्क क्या किए थे ना कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध भगवान जो भिक्षा मांगते थे वो भिक्षा पत्र जो और एक विचित्र प्रकार के मुर्गा था, ये तीनों चीज लेके चला गया था कनिष्क। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक अश्वघोष। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था, इसको वर्तमान पेशावर जो क्षेत्र है वो था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर मतलब आपका पेशावर जो पाकिस्तान में है। कनिष्क के पतन के बाद बिहार में लिच्छवियों का नियंत्रण हुआ। नेक्स्ट, गुप्तकालीन बिहार। तो गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे एवं गुप्त कुषाणों के सामंत थे। कौन? तो श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण किया। श्रीगुप्त ने बिहार के मगध में मृग सिखावन में बौद्ध स्तूप का निर्माण किया और इसके संचालन के लिए 24 गांव दान में दिए थे श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे। 319 ईस्वी में यह शासक बने थे और शासक बनते ही गुप्त संवत चलाए थे। तो गुप्त संवत तो 319 ईस्वी में कौन चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम चलाए। अच्छा, गुप्त संवत। द्वितीय मगध का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। इनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर लिखा गया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। बिहार पर शासन करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक यही थे। बिहार पर शासन करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। भी आए बिहार पर शासन करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया। लिच्छवियों का ये विनाश किए थे, इसलिए लिच्छवी दौहित्र कहा गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने अपने प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन। तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे हरिसेन। आई अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की वर्णन किए हैं। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का हरिसेन। कह रहा समुद्रगुप्त के विजय को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो गए। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। कौन बोले थे? तब विंसेंट स्मिथ बोले थे। इतना सारा विजय प्राप्त कर रहे थे समुद्रगुप्त कि समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ क्या बोले थे? एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, वो बोले थे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्धन को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिए थे। कौन? तो समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा थे मेघवर्धन, उनको बोले थे कि आइए और बोध गया में एक बौद्ध विहार का स्थापना कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को अंतिम रूप से पराजित यही किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को अंतिम रूप से पराजित किए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था।
चीनी यात्री फाहियान के समय, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अब हेनसांग बोलेगा ना, तो हेनसांग हर्षवर्धन के दौरान, हेनसांग हर्षवर्धन और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 6 वर्ष रहा था। फाहियान पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा, पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा, और वहाँ पर शिक्षक भी बना। ऐसे फाहियान शिक्षक नहीं बना था, बस ये अध्ययन किया था, सॉरी, शिक्षक बने थे हेनसांग, यहाँ शिक्षक भी बने थे और स्टूडेंट भी थे और टीचर भी बने थे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में। कह रहे गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान और साहित्य का काफ़ी अधिक विकास हुआ, जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि यहाँ ज्ञान विज्ञान और साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था इस काल में, इसलिए इसके स्वर्ण काल कहा गया था। स्वर्ण काल तो गुप्त काल को। मेहरौली जो दिल्ली में है, वहाँ पे एक लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, तो वही जो लौह स्तंभ है मेहरौली में दिल्ली वाला, तो उसमें बरनी चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही इनका निर्माण करवाए थे, मेहरौली के लौह स्तंभ का। आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट, आपको बताते चले कि आर्यभट्ट का जन्म स्थान जो तरेगना है, जो गया से पटना जाने के दरमियान जो मिलता है तरेगना, वही है। तो आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा बहुत सारा चीज़ अचीव कर लिए थे अपने जीवन काल में आर्यभट्ट। जानते हैं इनके बारे में कुछ? तो आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान खगोलविद और गणितज्ञ थे। साइंस उतना डेवलप भी नहीं था, फिर भी काफ़ी चीज़ें बता दिए जो अभी तक के सत्य है वो। आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज यही किए थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया। खगोलविद भी थे, गणितज्ञ थे ही। आर्यभट्ट की वेधशाला पटना जिला के खगोल दानापुर और तरेगना में स्थित था। वेधशाला, जिससे अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागवंशीय राजकुमारी कुबेरनाग से हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त थे। गोविंद गुप्त वैशाली के उपराजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी, जिसका विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। कुमारगुप्त के बारे में जानिए। सब गुप्त वंश के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो कुमारगुप्त कह रहा है कि कुमारगुप्त के माता थी ध्रुव देवी, और उनका अन्य नाम जो है कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र, महेंद्रादित्य, अश्वमेघ महेंद्र, सब कुमारगुप्त का उपनाम है। कुमारगुप्त के समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के सिक्के से यह ज्ञात होता है उसने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। कौन? कुमारगुप्त। कैसे पता चलता है? तो सिक्का से ज्ञात होता है। कुमारगुप्त के सिक्कों से मोर के चित्र मिले हैं। कुमारगुप्त के सिक्का है, उससे मोर के चित्र मिले हैं। कुमारगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो चलिए आज यहीं तक। कल अगला सेशन में हम लोग गुप्तोत्तरकालीन बिहार के बारे में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।